हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं जल संसाधन। ये हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 10th को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 2008 में जो है कि जो बिहार में है कोसी क्षेत्र में काफी ज्यादा बाढ़ आया था, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में तबाही हुई थी। सारी माध्यमों को हम लोग टीवी से भी सुनते थे, कई जगह समाचार पत्रों में दिखाया जाता था कि किस तरह से कोसी क्षेत्र में बाढ़ आने से कितना प्रलय हुआ, काफी जान माल की क्षति हुई थी। बहुत सारे लोग बह गए थे, बहुत सारा जो आधारभूत संरचना है वो भी बह गई थी। तो हम लोग को ये आश्चर्य होगा कि एक तरफ तो जहाँ पानी का पूरा पूरा भंडार है, जहाँ जल के कारण प्रलय आ जाती है, तांडव होने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है कि अ, पानी की कमी से भी जूझता है। कहते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। यही पानी जो है कि आदमी के काम को, आदमी की आवश्यकताओं को, मानवीय आवश्यकताओं को क्या सरल और सुगम बनाता है। जैसे हम अपने दैनिक कार्य के विभिन्न चीजों, दैनिक कार्य को के लिए विभिन्न रूप से जल का उपयोग करते हैं, पीने के लिए या किसी अन्य काम के लिए। तो ऐसी बहुत सारे काम हम लोग पानी के माध्यम से करते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। क्या है अब कि आधुनिक औद्योगिक युग में आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल की जो महत्ता है वो काफी अधिक है। जैसे पूर्व के जमाने में मानव सभ्यता में जितना भी मानव सभ्यता हुआ है वो सभी नदी घाटी से संबंधित है या नदी के आसपास हुआ है। तो औद्योगिक मशीनों में भी या औद्योगिक कार्यों में भी जल का व्यापक उपयोग है, चाहे वो किसी तरह का धोने का काम हो, मशीन को ठंडा करने का काम हो या मशीन में उपयोग होता हो, तो कई सारा जल का उपयोग होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो क्या है, जल से ढका है। लेकिन अधिकांश जल क्या है, लवणीय। लवणीय मतलब जिसमें नमक की मात्रा मिली। और अधिकांश भाग क्या है, लवणीय है। स्वच्छ जल सतही अप्रवाह और भूमिगत जल स्रोत से ही प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पीते हैं पानी, जो पीने योग्य पानी है, वो या तो धरती के नीचे है या फिर जो धरती के ऊपर जमा हुआ जल है। और ये क्या होता है, ये जो स्रोत होता है नवीकरणीय होता है। क्या होता है, नवीकरण। नवीकरणीय का मतलब उसको हमेशा रिन्यूएबल किया जाता है। एक समाप्त हुआ फिर दूसरा आ जाएगा। जैसे बारिश हुई फिर वो पानी भर जाएगा, फिर बारिश वाला पानी जो है कि धीरे धीरे हम लोग उपयोग करेंगे और फिर वो पानी जल वाष्पित होकर बादल बन जाएगा। तो ये एक जल चक्र होता है। बारिश हुई फिर पानी धरती पर आया, फिर जो धरती पर वाला पानी जल वाष्प बन के ऊपर गया और फिर से बारिश हुई। तो ये एक जल चक्र होता है। इसीलिए हम लोग जल संसाधन को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। कहता है कि विश्व के अनेक देश जो है कि जल के लिए क्या है, प्यासे हैं। अब हम लोग देखते हैं जल के स्रोत। तो पृथ्वी के अधिकतर क्षेत्र पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई। यानी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। क्यों भाई, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल उपलब्ध है और ये जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 भूपृष्ठीय जल, नंबर 2 भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये सब क्या होता है। भू मतलब पृथ्वी, पृष्ठीय मतलब उसके सतह पर। तो पृथ्वी के सतह पर जो जल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय जल। दूसरा है हमारा है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल क्या है कि जो भूमि के अंदर है, यानी पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के नीचे जो ऊपर वाला सतह है उसके जो नीचे जल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमिगत जल। वायुमंडलीय जल जो हवा में मिला हुआ जल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय जल। और महासागरीय यानी जो समुद्र में जो जल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, महासागरीय जल। एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग जानते हैं कि विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है और मात्र 2.5% जल जो है वही अलवणीय यानी पीने योग्य जल है। इसका मतलब यदि हम विश्व में पूरे में 100 लीटर जल है तो उसमें 96.5 लीटर जो है वो समुद्र में है और बाकी 2.5 यानी 2.5 लीटर जो है पानी वो पीने योग्य है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि महासागर जो है वो जल का सबसे बड़ा संग्रह केंद्र है। इसी कारण जल का एक अलग नाम क्या है, जलधि। हम लोग उसको जलधि भी बोलते हैं। अब देखते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष रूप से उपयोग हो पाता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। कहते हैं भूपृष्ठीय जल यानी धरातल पर जो भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण यानी वर्षा जो होती है, वर्षण लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है और कुछ अंश जो है कि भूमिगत हो जाता है, यानी भूमि जो पृथ्वी है उसके अंदर रिस रिस कर अंदर चला जाता है, क्योंकि अधिकांश जल जो है नदी, झील, तालाब, तलैयों के साथ बड़ी नदी में चली जाती है और बड़ी नदी से फिर महासागर में मिल जाता है। तो भूपृष्ठीय पर पाए जाने वाले जल को ही हम लोग भूपृष्ठीय या फिर धरातलीय जल कहते हैं। अब देखते हैं भूमिगत जल। तो जैसे अभी हम बताए कि भूमिगत मतलब जो पृथ्वी के नीचे हो, तो क्या है कि वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों माध्यम से जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाता है, पृथ्वी के नीचे जो है कि एकत्रित हो जाता है, और इस प्रक्रिया से एकत्रित जल को हम लोग क्या बोलते हैं, जलभौम के नाम से जानते हैं। और इसी का उपयोग हम लोग बोरिंग करके या कुआं से या फिर और किसी सिस्टम से जरूरत होने पर निकालते हैं, जैसे चापाकल हो गया। अब देखते हैं जल संसाधन का वितरण कि कैसे कैसे कहां कहां किस तरह से फैलाव हुआ है। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध मतलब हम लोग का जो यदि भारत के मानचित्र में देखें तो एक सेकंड देखते हैं इसमें, यदि मैप होगा तो भारत का मानचित्र, यदि ये जैसे कि देखते हैं, हम लोग इसको ग्लोब पर भी देख सकते हैं, यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, इसको उत्तरी, यानी ये उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ। तो इस तरह का जो एरिया है इसमें ज्यादा ज्यादा क्या है, पानी है, ज्यादा ज्यादा क्या है, पानी है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, वापस आते हैं, हाँ, दक्षिण गोलार्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, जल गोलार्ध भी कहते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थल गोलार्ध कहते हैं। पूरा यूरोप, एशिया, ये सब का दक्षिणी सॉरी उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, यानी उसमें जो बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है। और ये क्या है, ये जल जो है लवणीय होने के साथ साथ जैव विविधता के लिए काफी उपयोगी होते हैं, जिसमें मछलियां, समुद्रीय जीव जंतु, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। हम लोग देखें भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, मतलब पूरा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग को जान के आश्चर्य होगा कि विश्व की 16% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, जबकि विश्व में कुल जो स्वच्छ जल पीने योग्य है उसमें केवल 4% ही है। ये काफी एक चिंताजनक बात है, हमें किसी भी सूरत में अपने पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने देना चाहिए। अब है आगे, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर, ठीक, घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है, और कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की तीन बड़ी नदियों याद रखेंगे हम लोग, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से में प्रवाहित होता है। हम लोग अपने जल के आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में क्या है, जल भंडारण, जलाशयों, तालाबों इत्यादि का काफी तेजी गति से विकास हो रहा है या बनवाया जा रहा है, ताकि हम अपने जल का भंडारण कर सके। हम लोग जान सकते हैं कि जल भंडारण क्षमता जो 174 अरब घन मीटर हो गई है। अब हम लोग इतने जलाशयों और सबका निर्माण कर लिए हैं कि क्षमता 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। तो भारत की स्थलाकृतियां रूप में अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाते हैं, जो कुल भारत के लगभग मतलब कुल जल का जो है वो 32% ही है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक, यानी गंगा से जो द्रोणी है उसमें सबसे ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक
प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून होती है, काफी कम होती है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो तप्ती नदी का स्थान प्रथम है। ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि भंडारण क्षमता निम्न में किस नदी के पास सबसे अधिक है, तो हम लोग को याद रखना है तप्ती नदी। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। हम लोग के यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, देखते हैं इसको कि सिंधु नदी है, वार्षिक प्रवाह है 713 और जबकि उपयोग हो पाता है 46, अपूर्णीय होता है 26.5 यानी भूमिगत जल, और उपयोग होता है 24.3। गंगा में 5250 जबकि उपयोग होता है मात्रा में 250, अपूर्णीय है 173 और उपयोग होता है 157। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो तप्ती जो है सबसे पहले उसमें मात्र में वार्षिक प्रवाह है 14.9 जिसका उपयोग हो जाता है 14.5 और अपूर्णीय 8.3 जो कि उपयोग हो जाता है 7.6। तो ये तप्ती अनुपातिक रूप में काफी अच्छा है। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। कहते देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। इस पर चट्टानों का संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि कहता है कि समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहां भेद या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालयी नदी के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है में सर्वाधिक भूमि जल पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है। अब हम लोग देखते हैं जल संसाधन के उपयोग। तो यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पहले देख लेते उसके बाद आगे इस डेटा को देखेंगे। भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। भारत की जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई, यानी आजादी के समय मात्र में 36 करोड़ थी और अभी तो 136 करोड़ हो गए। हम लोग 3 नहीं 4 गुना कहें तो भी कोई शक नहीं है, और आने वाले 5-10 सालों में तो काफी ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी। आबादी वृद्धि के साथ साथ जल की सभी स्रोतों में मांग त्वरित गति से बढ़ रही है। पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपक्रमों की वृद्धि से जल की मांग काफी बढ़ गई है। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1,829 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई। संभावना है कि 2025 ईस्वी में तक पहुंचते पहुंचते ही प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1,342 घन मीटर, जो काफी पुअर हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा इसमें जीना व्यक्तियों का, जो जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। जहां ऐसे संकटापन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा। तो अब सोच सकते हैं यदि हमें जल का आयात करना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। जल का मानवीय जीवन में काफी उपयोग है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। डेली हम लोग बिना जल के संभव ही नहीं है, चाहे वो टॉयलेट हो, बाथरूम हो, खाना बनाना हो, पानी पीना, तो सब में जल की जो आवश्यकता है वो काफी ज्यादा होती है। तो कहता है कि यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल का महत्वपूर्ण उपयोग है। प्राणी वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से क्या है आंका जा सकता है। एक हम लोग नोट देखते हैं कि प्राणियों में 65% जल की जो मात्रा होती है वो 65%, जबकि पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है जल के उपयोग की सूची लंबी है, यानी कितना तरह से हम लोग उपयोग करते हैं वो देखते हैं। जैसे पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल ही अपरिहार्य है।
जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा, जैसे कई सारे कार्य हैं जो कि जल के ही माध्यम से किए जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जल के बिना संभव नहीं है। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को हम लोग देखते हैं। ये सारणी हमारे पास दी हुई है और एक इकाई अरब घन मीटर में दी हुई है। जहां देखते हैं कि हमारे पास घरेलू उपयोग 1990 में 25 था, 25 अरब घन मीटर, 2000 में हो गया हमारा 33, 2010 में 42, जबकि 2025 में है 52 और 2050 में 60 अरब घन मीटर होने की संभावना है। सिंचाई के लिए 460 अरब था जो 2000 में 356 हो गया, और फिर 2010 में बढ़ के फिर से 653 हो गया, और फिर 2025 में 770 है, और 2050 में 800 अरब घन मीटर की आवश्यकता होगी। यह हम लोग करेंगे। उद्योग के लिए पहले 15 था, फिर 2000 में 30, 2010 में 79, 2025 में 120 और 2050 में 130 तक होने की संभावना है। ऊर्जा में 19% था जो 2000 में 27 हो गया, 2010 में 44, 2025 में 71 और 2050 तक 120 होने की संभावना है। अन्य कार्य भी दिए हुए हैं। तो टोटल हम लोग यदि करें तो 1990 में हम लोग 549 अरब घन मीटर करते थे, जबकि 2000 में 669 और 2010 में 853 और 2025 में 1050, जबकि 2050 में हम लोग देखेंगे 1150 अरब घन मीटर का हम लोग उपयोग करेंगे, एस्टिमेटेड है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? तो प्राचीन ग्रंथों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ईंट, पत्थर, मिट्टी, मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंधों और लहरों जैसे उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती थी। यह परिपाटी नवीन नहीं है, इसमें हम लोग आज कई नदियों पे बांध बनाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम जल के साथ या उसको बांध कर या उसमें कुछ परिवर्तन कर या उसके धारा में परिवर्तन कर एक ही चीजों से या एक ही नहर से कई तरह का जो हम काम करते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, इन सब तरह का जब काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब बहुउद्देश्य, कई उद्देश्यों के लिए जो किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय। तो देखते हैं, कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने तथा देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए योजनाएं क्रियान्वित हुई, जिनमें नदी घाटी जो है कि नदी घाटी जो थी वो परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। एक नोट हम लोग देखते हैं कि देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डैम देख सकते हैं, ये हीराकुंड बांध है कि किस तरह इसमें से पानी को रोक कर उससे विभिन्न तरह के योजनाओं, विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग। कहता है कि इस परियोजना के विकास में कई उद्देश्य थे, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल, सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के लिए जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, इतने सारे काम के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसको अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को ही हम लोग क्या बोले? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनके दृष्टिकोण में नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी, ये उनका सोच था। तो भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजना जैसे अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। मतलब ये काफी तरह से हमारे जीवन में सहायता कर रहे हैं, इनसे हम कई तरह का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या है कि विगत कुछ वर्षों में, हाल ही के कुछ वर्षों में क्या है कि बांध परियोजना में बांध विरोध एवं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते रहे। नदियों में बांध लगने से नदी की प्रवाह की प्रकृति है वो अवरुद्ध हो जाती है, जितने स्पीड से उसमें पानी बहना चाहिए उस स्पीड से पानी नहीं बह पाता, जिससे तल पर अवसादीकरण तेजी से हो जाता है। अवसादीकरण मतलब जो मिट्टी वगैरह बहा के लाती है। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या तो आती ही है, साथ ही बाढ़ जैसी विविधता भी उत्पन्न हो जाती है। मान लेते हैं नदी के रास्ता को रोककर
किसी पुल या फिर परियोजनाओं को लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अचानक तेज बारिश होने से पानी निकल नहीं पाता और क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, जिससे बहुत सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। इसी क्रम में हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये है हमारा नदी बचाओ आंदोलन, यानी नदी को कैसे बचाया सकता है। तो हम लोग एक चीज जान लेते हैं थोड़ा सा नोट में, कि नदी बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविद, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। तो देखते हैं कि टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोधी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुउद्देशीय परियोजना में सारी चीजें ठीक ही हो, कुछ बातें जो हमारे हमको इफेक्ट डालती है, हमारे वन्य या हमारे वनस्पति को या हमारे वायुमंडल को जो हानि पहुंचाते हैं, तो उसके लिए जो आवाज उठाई जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नर्मदा, मतलब नदी बचाओ योजना, या फिर जो एनजीओ काम करती है या उस पे आवाज उठाती है। बढ़ते हम लोग, कहता है कि जब नदी घाटी परियोजना लगाई जाती है, तो इसमें से बहुत सारे लोगों को विस्थापन करना होता है, जिसके बदले उन्हें ना तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है और न ही विस्थापित होने के पश्चात इन परियोजनाओं का लाभ, इसका लाभ पूंजीपति और जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया, जहां जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए, वहीं मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन और अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इस तरह के झगड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगते हैं एवं लाभ के बंटवारे के दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये भारत के मानचित्र है, हम लोग देखे थे, और इसमें थोड़ा फिगर साफ नहीं है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, इसमें सारे नदी घाटी परियोजनाओं को दिखाया गया, जो कि आपको याद रखने में काफी सहायता प्रदान करेगी। तो देखते हैं कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से विरोध और आपत्तियां भी उठाई जाती है। मान लेते हैं हम, बताया गया कि हमको इस परियोजना को लगाने से ये लाभ होगा, लेकिन वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना आवाज उठाते हैं सरकार के समक्ष, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम रह गया है या जो उससे हानियां हो रही है, उस पर सुधार कर सके या उस पर नियंत्रण कर सके। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिवर्षा से जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसी में वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ की विभीषिका का मंजर आ गया था। शायद इस समय तो काफी छोटा हो थे आप लोग, 10th क्लास के स्टूडेंट, बट अब देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से, यदि कोई रिपोर्ट हो तो उसमें किस तरह से तबाह हुआ था। जो नेपाल बैराज स्थित द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में भी इजाफा हुआ। तो ये हमारे बहुउद्देश्यों की कुछ खामियां थी, जैसे भूकंप की भी संभावना बढ़ जाती है, जल प्रदूषण भी हो जाता है, और कई तरह के कीटाणु फैलने लगते, कई तरह की बीमारियां होती है। तो ये थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ हानियां, जो कि पर्यावरण के विपरीत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसी चैप्टर के बारे में जल संकट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि ये अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको डेली लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।